तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जो भी एसएससी चैनल 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, इसमें प्राइमरीली आई विल टॉक अबाउट विच मॉक्स यू शुड गिव। अब जितने भी आपके पास दिन बचे हैं उनके अंदर, एंड हाउ टू डू एनालिसिस सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स जितने भी आपके कट रहे हैं, भले आपके 80 आ रहे हैं 90 आ रहे हैं, जितने भी, नो मैटर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और थोड़ी सी हम वैसे बात करेंगे कि कैसे आप चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी मॉक्स देने चाहिए। तो यार अब आपको जो टेक्स्ट बुक के या फिर ऑलिव बोर्ड के किसी के भी आप मॉक्स दे रहे हो उसको बंद कर दो। नाउ व्हाट यू शुड डू इज़ गिविंग प्रीवियस ईयर पेपर। आप CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी जो एग्ज़ाम हैं इनमें इंग्लिश के और जीके के और रीजनिंग के मॉक्स दे सकते हैं। अपना सेक्शनल उसमें जाके आप दे सकते हैं, ठीक है। इनमें सारे मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पे जाके लिख दीजिएगा एसएससी इंग्लिश, उसमें सारे प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब सिर्फ प्रीवियस ईयर देने, प्लीज़ डोंट गिव एनी प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट, बिकॉज उनका जो पैटर्न है वो बहुत अलग आ रहा है। और जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। भाई यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर। आप जैसे प्रिपरेशन करते आ रहे हैं आपको अच्छे से वही प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर को अपना एक बेस बना के चलना है। एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट कि क्या कट ऑफ होने वाली है, कैसा पेपर का लेवल होने वाला है, क्या चीज़ें चलने वाली है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द कट ऑफ। अगर आपका पेपर इजी आया, स्किल मुश्किल आ गया, तब भी कट ऑफ नीचे जाएगी। पेपर बहुत मुश्किल आ गया, स्किल इजी आ गया, तब भी बीच में रहेगी। मतलब देर आर लॉट ऑफ न्यूमरस फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन योर कट ऑफ। सो प्लीज़ डोंट गेट इन टू दिस गेम कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी उस हिसाब से मैं नंबर लाऊंगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप अपना प्रीवियस ईयर दो और उसमें फोकस करो कि मैक्सिमम स्कोर कैसे आए, चाहे जितना मर्जी आए, चाहे आपका 150 आए, 160 आए, 170 आए, फिर उससे कम भी आए, ठीक है। उसका टारगेट अगर मान लो सपोज आपका टारगेट 150 है, अगर आपके 147 आ रहे हैं तो क्या आपकी प्रिपरेशन खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो डोंट गेट इन टू दैट गेम। और प्रीवियस ईयर के लिए ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं, अगर मैं मानता हूँ 6 अगस्त से भी पेपर है आपके पास, मोटा मोटा 20 दिन बचे, पर उससे भी कम मान लो आप 10-15 दिन बचे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने CGL CHSL के भी नहीं लगाने हैं तो स्टेनो का क्या आपको ऑर्डर करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, वो है सबसे पहले आप 2022 2023 ये दोनों के एग्जाम देना। और लास्ट में जो आपके 5-6 दिन बचेंगे ना, उसमें 2024 के देना। इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा इजी सेट आया था, तो लास्ट में आप ये दोगे ना तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट मिलेगा। तो 2022 और 2023 वाले अभी दे देना, जिससे आपका एक थोड़ा बेस बन जाए और थोड़ा सा आपको हो जाए कि हाँ भाई अगर डिफिकल्ट पेपर भी आया, इस लेवल का भी आया, देन आई विल हैंडल इट। और अगर ईजी आया तो फोड़ूंगा। तो आपके पास दो कंडीशन है, इफ़ द पेपर कम्स और जो वो ईजी हुआ उसका लेवल, तो आप उसे फोड़ो। अगर उसका थोड़ा सा मॉडरेट हुआ तो आप उसे फोड़ो, मॉडरेट टू हार्ड हुआ तब आप उसको फोड़ो, ठीक है। तो मतलब आपके पास इन दोनों में से जो भी पेपर आया आपको उसको फोड़ना है, ठीक है। उसको बेस्ट तरीके से फॉलो कर उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो यार अभी मैं काफ़ी ज़्यादा आपके CPO के सेक्शनल इंग्लिश वाले मॉक दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ SSC CGL PYP मॉक टेस्ट सीरीज़, ये मैंने टेक्स्ट बुक पे जाके ढूंढी और इस पर अलग से ये सेक्शनल मैं सिर्फ इंग्लिश वाले दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर CPO वाले उसमें। और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हो। तो यार जब मैं ये पेपर दे रहा हूँ ना तो इसमें मेरे 40 के आसपास बन रहे हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर मार्क्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम ना थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि भाई कहाँ मेरे पर्टिकुलरली मार्क्स कट रहे हैं। एक सेक्शन ढूंढूंगा, उसके बाद मैं उसको फिर आगे जाके इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। फिर नेक्स्ट वी विल सी कि यार मेरे आगे कितने मार्क्स में कैसे मार्क्स बढ़े, या फिर उतने ही शक रह गए, और वो रह गए तो फिर उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारे पास, और इसमें ना हम सिर्फ गलतियाँ देखेंगे, बट मैं आपको कहूँगा कि ये तो जैसे मैंने अपना पूरा एनालिसिस वगैरह करा कि किसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, किसमें मैं डाउटफुल हो रहा था। बट फॉर यू गाइज मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ अभी वो क्वेश्चन ही देखूंगा जिसमें मैंने गलती करी, ठीक है, या फिर जो अनअटेम्प्टेड रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेंड ओवर बैकवर्ड्स था, इसका 2 मेरे को लग रहा था। या तो होता ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा उस माइंड फ्रेम से इसको देख रहा था, इसलिए मैंने इसको यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स करा था। बट इसका आंसर वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस था, तो मैंने इसको नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट इज a notice of the death of a person often with a biographical sketch as in a newspaper, ठीक है। वैसे ये 66% लोगों ने सही करा, तो मेरे को ये सही करना चाहिए था, बट वही गलत करा है मैंने। देखो ऑब्लिवियन मतलब शायद कुछ
कुछ वेग या फिर जो चीज़ कंफ्यूज मैनर में होती है उसका मतलब ऐसे मेरे को उस टाइम पे ध्यान था। मेरे को पता नहीं इसका एग्जैक्टली क्या है, मैं एक बार देख भी लूँगा नीचे। एडवर्टाइजमेंट का सबको पता है, ऑब्ituary का मेरे को मतलब नहीं पता था। एलएजी का मेरे को मतलब पता था कि कुछ इसका मतलब होता है कि मरने के बाद कुछ बोला जाता है, स्पीच वगैरह या फिर कुछ उससे रिलेटेड इसका था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इसको टैकल कर रहा था। तो मैंने इसलिए इसका आंसर एलएजी करा, बट इसका आंसर ऑब्ituary था। ठीक है, ये मैंने आपको अप्रोच बता दी कि किससे मैंने पेपर सॉल्व करा था और क्या मेरे को इसके बाद सीखने के लिए मिला। तो इसमें मेरे को क्या पता चला कि ऑब्ituary मतलब होता है अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द डिसीज्ड स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ऑब्लिवियन वो हो गया, अनअवेयर अनकॉन्शियस, जो मैंने बोला था ना कि जिसके बारे में थोड़ा सा वेगनेस या फिर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो, तो उस मेरे को उसमें था कि भाई ऐसा उसके में है एग्जैक्टली, मतलब उसका वो नहीं है, बट मेरे को एक आइडिया था कि क्या हो सकता है। इसका मतलब हो गया स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस। ठीक है, एलेजी होता है शोकगीत, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली एलिमेंट फॉर द डेड। सो मैं मतलब सही सोच तो सही रहा था, बट क्योंकि मेरे को ऑब्ituary का मतलब नहीं पता तो मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट का हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अरुणिमा। अब जैसे ये फ्रेजल वर्ब है, अब यहाँ पर मेरे को ये दिखा कि यहाँ 13% लोगों ने करा है सही, और ये भी मेरा भी गलत हो गया। तो यार ऑब्वियसली मेरे को उसका नहीं पता था, पर मेरे को लगाना तो था ही। तो अरुणिमा मैंने शायद करा था इसको गेट्स अलॉन्ग करा था कि गेट्स अलॉन्ग अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, की वो लोगों से घुल मिल जाती है, बट इसका होता है गेट्स अबाउट। इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैवल वगैरह करते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया, तो इससे यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या हमारी गलती हुई। ईडीएम है ये हमारा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ फ्रेजल वर्ब हो गया। नेक्स्ट आता है यार ये मैं बोलूँगा सिली मिस्टेक थी, 68% लोगों ने सही कर रखा है, मैंने नहीं करा। ये एकदम मतलब जो पेपर में आप सिली मिस्टेक करते हो तो ध्यान नहीं देते, ये प्योर वो है। इसमें यूज़ ऑफ केमिकल, इसका हमें एक बेटर ऑप्शन चूज़ करना था, इसका आंसर ये था, पर मैंने ऊपर वाला कर दिया था। तो फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये जो था यार, मैं इसमें मतलब वाइब्रेंट सोच रहा था, बट अगेन वही है ना, लास्ट मैंने 2-3 अभी मॉक टेस्ट में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जो मैं सोचता हूँ मार्क फॉर रिव्यू करके मैं बाद में उसको चेंज कर देता हूँ, तो वो हमेशा मेरा गलत हो रहा है। मैंने ये करके मार्क फॉर रिव्यू करा, देन मैंने थोड़ा सा उसके बाद ऊपर बाद में सोचा, जब मेरे पास लास्ट में कुछ टाइम बचा था, उसके बाद मैंने विगर लगा दिया, तो ये गलत हो गया। एंड इसका जो था इट इज़ ऑल्सो होम टू, मैं इंडिजीनियस सोच रहा था, इंडिजीनियस कम्युनिटी दैट हैव थ्राइव्ड, बट उसके बाद यहाँ पर सेंचुरीज आ गया ना, कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज, तो इसकी वजह से मैंने एशियंट कर दिया, बट इसका आंसर इंडिजीनियस ही आना था। पर वो ये यार थोड़ा सा अप्रोच में मेरे को लगा थोड़ी सी दिक्कत है, मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो अगेन इससे मेरे को सीखने के लिए मिला कि यार थोड़ा सा ना आगे मैं जब पेपर सॉल्व करूँ ना, तो जो मेरे को जो मैंने पढ़ रखा है, जो मेरी प्रायर नॉलेज है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट दिखाऊँ मैं, और ज़्यादा और बाकी चीज़ों को देखकर अपना डिसीजन ना बदल लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है। तो ये यार यहाँ पर जो ये पूरा पैसेज था ना, ये बेसिकली किस बारे में, कुली इफेक्टिवनेस कुली वगैरह के बारे में था, तो थोड़ा सा कंपेयर वगैरह करके बता रहे थे, बट वो एक्चुअली उसके बारे में नहीं था, ये प्रैग्मेटिक था। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी वगैरह जो होती है ना उससे, पर मेरे को उस टाइम पे इतना इसका मतलब ध्यान नहीं आया या फिर उससे रिलेट नहीं कर पाया, तो ये मेरी एक मिस्टेक हो गई, जो कि 12% लोगों ने इसको सही कर रखा है, तो इससे अंडरस्टूड है। तो बेसिकली ये फर्स्ट हमारा टेस्ट हो गया, तो इससे हमें 3 क्वेश्चंस मिले हैं, जो कि प्योर आपके वो थे वो कैब वाले पोर्शन के हो गए, और एक था सिली मिस्टेक थी, और 2 जो हैं वो मैंने ओवर थिंक करके गलत कर दिए। बाकी आई थिंक ये थोड़ा सा आपका उस टाइम पे निकलता है, ये एक 2 क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। तो आई थिंक इसमें से मैंने कितने 7 गलत करे ना, मैं इनमें से 4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकता था थोड़ा, अगर मैंने और ढंग से करा होता तो। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। ठीक है, अभी हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यार, अब ये मैंने पता नहीं क्या उस टाइम पे एकदम फटाफट जल्दबाजी में क्या करा था, बहुत बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, मैंने एंथ्रोपोलॉजी पता नहीं क्या सोच के उस टाइम पे वो ये था ना कि फटाफट स्टार्ट करा, पता नहीं बहुत गलत ही करा, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। 89% लोगों ने सही कर रखा और मैंने इसको गलत कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा इसकी सिली मिस्टेक मानूंगा अपनी, और ये चीज़ पेपर में भी हो जाती है। सो मतलब इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और वो कहते हैं ना कि ये चीज़ लक, इसे कहते हैं लक, कि भाई जो चीज़ आपको पता है, इसका मतलब आपको पता है, उसके बाद भी आप पेपर में आपका दिमाग फिर जाए या फिर आप उस चीज़ को ढंग से समझ ना पाओ, उसका ढंग से क्लिक ना कर पाओ, तो ये चीज़ें दीज थिंग्स हैपन इन योर पेपर। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपना थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखना पेपर देते हुए। डेस्परेशन रखोगे तो ऐसे टाइप की मिस्टेक्स हो जाएंगी और बाद में रिग्रेट करते रहोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे।
ठीक है। रीजॉइंडर इसका मतलब नहीं पता था मेरे को, तो सिंपल मैंने तुक्का मारा था, बट इसका मतलब यहाँ पर हमारा होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब एंटोनिम पूछा था, सॉरी मैं बोल दिया, इसका आंसर रिक्वेस्ट था, बट रीजॉइंडर का होता है मतलब रिस्पॉन्स और रिप्लाई, और इसका एंटोनिम यहाँ पर रिक्वेस्ट था। तो ये बेसिकली ये यार नहीं पता था तो ये गलत होना था, मैं स्किप कर सकता था, बट मैंने ट्राई मारा तो वो गलत हो गया, तो इसके कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे अगेन ये क्वेश्चन था यार, ये एज कीन एज बटर, मेरे को इसका मतलब ये मैंने कहावत नहीं सुन रखी थी, ये इडियम मैंने नहीं पढ़ रखा था कहीं पर। मैंने बी का सोचा कि जैसे थोड़ी बी होती है ना, थोड़ी उछलती रहती कूदती रहती है ऐसे बहुत ज़्यादा, तो मेरे को लगा वो पैशन या फिर एक्साइटमेंट के लिए यहाँ पर होगा, बट इसका जो इडियम है असली वो है एज कीन एज मस्टर्ड, जिसका मतलब है टू बी वेरी ईगर। तो इसका मतलब भी मेरे को नहीं पता था, तो ये भी मेरा नॉर्मल गलत हुआ। एंड स्टिंक्स एंड स्मेल फॉल्स, ये भी मेरे को इसका मतलब नहीं पता था, इसका मतलब होता है पेन एंड इंक, इसका ये ईडीएम है, तो ये भी मेरे को अगेन नहीं पता था। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास यार, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये था क्वेश्चन, अब जब आपका, अब मेरे को जैसे मैंने पढ़ा सेंटेंस, मेरे को सबसे पहले ना नो एरर लगा, बट नो एरर करने से पहले ना आपका दिल बहुत धड़कता है, मतलब आपको डर लगता है यार कि नो एरर नहीं हो सकता, यार नो एरर नहीं हो सकता, तो आप कुछ ना कुछ कहीं ना गलती देखकर आप कर देते हो। तो मेरे को लगा यार आई गॉट अ केक, ये नहीं होगा, आई बॉट अ केक होगा, जो कि बहुत ही सिली था, तो इसका नो एरर था, बट वही है नो एरर नहीं होता, मतलब वो क्लिक नहीं होता, तो ये एक चीज़ है। अगेन ये आया, इसमें भी नो एरर था, और वही मैंने किसी ना किसी में तो मिस्टेक निकालनी थी, तो फिर मैंने निकाल दी। नो एरर ना, मतलब मेरे को पता है ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होता है आपका, जब आपको नंबर चाहिए होते हैं ना, अगर आपके दिमाग में होता है कि यार मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे 100 में से 90 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, ठीक है, मेरे सिर्फ 1-2 गलत होने चाहिए, तो जब आपका ये टारगेट होता है ना, जब नो एरर वाला क्वेश्चन आता है ना, आपके दिल की धड़कन ऐसी हो जाती है, आप नहीं कर पाते नो एरर पे क्लिक, जबकि आपको पता है कि क्या है, ठीक है। अब वायबल वाला यार, ये उस टाइम पे मेरे को नहीं ध्यान आया, बट वायबल मतलब होता है सस्टेनेबल, मैं थोड़ा सा वो ये जल्दबाजी में कर रहा था, थोड़ा और ध्यान लगा लेता, सो आई थिंक मैं उसको कर सकता था। तो लास्ट ये हमारा है, तो ये यार पैसेज का क्वेश्चन था, आई थिंक कई बार पैसेज में 1-2 कट जाते हैं, तो इसका मैं इतना ना ध्यान देता नहीं हूँ कि हर बारी पैसेज अलग आता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत ध्यान से उसको अपनी मिस्टेक को देखूँ पैसेज की, तो मैं अगले उसमें इंप्रूव कर सकूँ। 1-2 मैं समझता हूँ कि अगर कभी हो गई बाय मिस्टेक तो वो चलता है, बट अगर एक पैटर्न दिखे पैसेज में भी, देन यू शुड एनालाइज इट प्रॉपरली। तो अभी के लिए मैं पैसेज वाली मिस्टेक्स को इतना तवज्जो नहीं देता हूँ, तवज्जो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो फर्स्ट हो गया हमारा ये तो इसको छोड़ दो, मैं इसको नहीं गिन रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बस दिमाग ठंडा रखो, ठीक है। फर्स्ट हमारे ये वो कैब हो गई, ये ईडियम वाला वो कैब हो गई, ठीक है, ये भी वो कैब में आ गया, ये नो एरर वाले 2 हो गए, और ये वो कैब में आ गया। तो बेसिकली मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है कि वो कैब में मेरे को ईडियम फ्रेजेस में दिक्कत हो रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा अलग आ रहा है, जो कि मैंने ये चीज़ें नहीं देख रखी, ठीक है। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर का, अगर इनमें से कोई सीधा उठ के आ जाए, जो कि आते हैं 2-3 डिफिकल्ट वाले भी, अगर आपके प्रीवियस ईयर में फंस गए, जो कि आपने बुक्स में या फिर कोई भी कहीं पर भी नहीं देखे होंगे ना, वीडियोज़ वगैरह में भी, आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से अगर आपके वो फंस जाएंगे ना, तो भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन जो थी वो सही ट्रैक पर थी। अब हम अपना थर्ड वाला देखेंगे। तो यार आई होप आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरे को ऐसे पता चले कि आपको ये चीज़ें हेल्प करें, जैसे मैं ऐसे टाइप का कंटेंट लाऊं, ठीक है, मेरे को पता चलेगा कि आपको जो चीज़ हेल्प कर रही है उस हिसाब से मैं लाऊंगा, इसमें फिर बताओ कि आपको आगे और क्या देखना है, जिससे कि मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ के ऊपर ला सकूँ। मेरे पे जो डाउट्स आते हैं, कमेंट आते हैं कि भैया मेरे को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, मेरे को रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मेरा कंटेंट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे मैं अपना मेरा माइंडसेट रहता है, किस तरीके से मैं पेपर को अप्रोच करता हूँ। तो अगर शायद आप उस तरीके से करो तो हो सकता है आप जो पहले मिस्टेक्स करे तो वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें हैं जो कि आप विद एक्सपीरियंस सीखते हो, जो कि मैंने 3 साल लगा के सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने रॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई प्लीज़ उन क्वेश्चंस को जरूर देखना है जो आपको रेड वाला दिख रहा है ना कि मैंने टाइम इसमें ज़्यादा लिया है, जो कि गलत भी हो गया ऑब्वियसली उसके बाद भी। तो जिसमें आपको टाइम भी लग रहा है, भले ही आपको वो सही क्वेश्चन क्यों ना हो, जिसमें आपको टाइम लग रहा है, प्लीज़ उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो शायद आप गलत कर सकते थे, बट आपने पेपर में सही कर दिया है। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें आप टाइम लगाते हो, एक गलत हो जाता है, एक सही हो जाता है। जो सही हो जाता है आपको लगता है वो आपकी नॉलेज है, जो गलत हो जाता है आपको लगता है आपकी सिली मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो दोनों को आप जरूर देखना, ये आपका बहुत ज़रूरी पार्ट है। सब ना अपना रॉन्ग क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, बट जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको भी ज़रूर देखना। अब यार कीप काउंट ऑफ, इसका मतलब मेरे को जेनुअनली नहीं पता था। मैं पहले सोच रहा था टू रिमेंबर और टोटल है, फिर मेरे को लगा कीप काउंट ऑफ मतलब शायद कुछ याद दिलाना होगा, बट अगेन फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे मेरे को जाना चाहिए था, जो कि मेरा सही होता।
मैंने पैटर्न, अब देखो आपने एक और चीज़ देखी होगी, मेरा जो पैटर्न बना है, अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी जो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आता होगा वो सही होता होगा। आप अपना पैटर्न देखो, हो सकता है आपको जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आता होगा वो गलत होता होगा, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते होगे आपको दूसरी बार में सही होता होगा। मेरे साथ ये चीज़ होती है कि अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं गलत कर देता हूँ, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आंसर ज़्यादातर सही निकलता है। तो अब मेरे को ये चीज़ सीखने के लिए मिली कि भाई मेरे को उस पर ही स्टिक रहना है, मेरे को लास्ट में चेंज नहीं करना, जो कि हमारे पास कई बार टाइम बच जाता है, हम फिर थोड़ा सा क्यूरियस माइंड होता है हमारा, मार्क फॉर रिव्यू को हम थोड़ा और टटोलते हैं, ज़्यादा टटोलते हैं, उसकी वजह से हमारे कई बार ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं अपने लिए सीख ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये, माई अपार्टमेंट इन दिल्ली सिचुएटेड ऑन सेकंड फ्लोर। तो यार अगेन इसमें फर्स्ट मेरी इंस्टिंक्ट थी कि ऑन द सेकंड फ्लोर होना चाहिए था, फिर मैंने थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़ा सेंटेंस को, फिर मैंने कहा यार अपार्टमेंट इज सिचुएटेड थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो सिचुएटेड होगा, फिर मैंने सिचुएटेड लगा दिया, बट होना सेकंड फ्लोर ही था, तो उसके पहले द आना था। तो ये ज़्यादातर बच्चों ने सही करा है और मेरा ये गलत हो गया है, इसका मेरे को बहुत ज़्यादा खेद है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू स्कोर अ गुड नंबर और इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू गेट अ गुड डिपार्टमेंट और ग्रेड सी, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बाकी एक क्राउड है वो नहीं कर रहा है। एंड यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस राइट विच आर बीइंग अटेम्प्टेड बाय अदर पीपल, और उनसे वो सॉल्व नहीं हो रहे किसी भी तरीके से। अब ये जो कैट है उसकी आवाज़ यहाँ पर बतानी थी, तो यार मैंने म्याऊ कर दिया, बट इसमें जो था इसमें ये था, अब ये मेरे को नहीं पता था, तो ये अगेन एक गेस वर्क हो गया जिसका मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्रू दो प्रदीप डैश फॉर जमाइका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, ठीक है। अब जो मैंने लास्ट पढ़ा था गेट्स अबाउट, वो उसका मतलब हो गया था ट्रैवल, तो मेरे को लगा यार सेट अबाउट का मतलब वो यही होगा, तो मैंने ये सोची सेट अबाउट कर दिया, बट इसका सेट आउट था। तो इससे मेरे को पता चला यार मेरे थोड़े फ्रेजल वर्ब भी जो है इसमें थोड़ी मेरी रिवीजन की कमी है, तो मेरे को ये फ्रेजल वर्ब जो है इनकी रिवीजन करनी पड़ेगी दोबारा, ठीक है। तो ये मेरी एक मिस्टेक पता चल गई। अब ये क्या है, अब मैं 3 ये कर चुका हूँ ना, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, अपनी चीज़ों को रिवाइज करूंगा, देन आई विल गिव जो आपके नेक्स्ट मॉक्स हैं उनको दूंगा, एंड देन आई विल सी कि भाई मेरा कितना इंप्रूवमेंट आया है, मेरी इंप्रूवमेंट कांस्टेंट है, बेटर हुई है, या फिर शायद वर्स भी हो गई है, ठीक है। तो इन तीनों ही सिनेरियो में मेरा जो नेक्स्ट अप्रोच होगी वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। So now we will move to next question which is 38. I like her because she never likes to make dash, ठीक है। अब यार जनरली बताऊँ, मेरे को ये क्वेश्चन जो है ये समझ में नहीं आया। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट, अ ड्रॉप इन द बकेट, वो जो है ना बूंद बूंद से सागर बनता है। देन आया आपका अ बेड ऑफ रोजेस, वो जो होती है ना बहुत मखमल सी, मतलब बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन। अब क्विक बक होता है कि फटाफट पैसे कमाना। तो बेसिकली मेरे को सेंटेंस यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, मैंने स्लैप ऑन द रिस्ट कर दिया, बट इसका क्विक बक होना चाहिए था, तो ये मेरे क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझ नहीं आया। तो अब यहाँ हम आते हैं क्लोज टेस्ट पे। तो यार अगेन मेरे साथ वही हुआ, माई गट वॉज सेइंग कि यूजुअली होता है, बट देन आई रेड द सेंटेंस अगेन एंड फिर मैंने सोचा नियरली होगा, फिर मैंने सोचा सुटेबली होगा, फिर मैंने कुछ तो लगा दिया, बट इसका आंसर यूजुअली था, ठीक है। सो अब 50 पे आते हैं। तो ये हमारा पैसेज था। तो यार ये थोड़ा सा ना टोन वाले उसमें अगर किसी को इशू आता है तो आप थोड़ा सा इनको ना, जो ये इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी होगी ना, आंसर लिखा होगा उसको थोड़ा पढ़ो। अब यहाँ पर जो पैसेज था ना वो बेसिकली थोड़ा सा क्लाइमेट वगैरह से बात कर रहे थे। तो क्या होता है जनरली, क्या क्लाइमेट को ना हम क्रिटिसाइज करते हैं कि क्लाइमेट की सिचुएशन ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है। तो ये सोच के मैंने सिनिकल कर दिया था, बट इसका आंसर ह्यूमनिस्टिक था। अब बाकी आपको टोन का पता होने के लिए आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में होना चाहिए। सिनिकल आई थिंक थोड़ा सा वो क्रिटिसाइजिंग वाले मोड में होता है, थोड़ा सा जहाँ पर आप चीज़ों को नुक्स निकालते हो। ये मैं बस अपना आइडिया बता रहा हूँ, मैं एक्जैक्टली आपको उसका मतलब नहीं बता रहा हूँ वर्ड का। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना आपको उस टाइम पे जब आप बैठो ना करने, तो साथ साथ आपको उसका मतलब भी देखना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। जैसे आपको किसका मतलब नहीं पता, जैसे सिनिकल है, इसका मतलब होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, डिसट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी। तो इसका मतलब हो गया, एक मिनट, थोड़ा स्केप्टिकल, मॉकिंग, आयरोनिक, पैसिमिस्टिक, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब ना आपको हर वर्ड का ज़रूरी नहीं होता कि आपको मतलब एक्जैक्टली पता हो, आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होता है। जैसे मेरा सिनिकल का मेरा कंप्लीटली अपोजिट हो गया, इसलिए मैंने ये लगाया था, इसलिए मेरा ये गलत हो गया, बट इसका जो यहाँ पर टोन बनती है वो ह्यूमनिस्टिक बनती है। सो अब मैंने 3 ये एनालाइज कर, अब मेरे को क्या दिखा कि यार नो एरर वाले में मैं थोड़ा सा डर रहा था, इसकी वजह से मेरे 2 गलती हो गई। फ्रेजल वर्ब में मेरे 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों मैंने गलत कर दिए। ईडीएम फ्रेजेस में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी 2-3 गलत हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम नए थे। जहाँ तक बात है ग्रामर की, आई थिंक वो ज़्यादातर सही है। बाकी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा अगेन, जो थोड़े एक्सेप्शन वाले जो रूल होते हैं, बाकी मेरा चल जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन निकली है। तो अब आगे के लिए भाई मैं आपको बस ये कहूँगा कि अपना प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, मॉक्स को एनालिसिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए प्रॉपरली, एंड देन
स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से अपनी एकदम टॉपिक सेंट्रिक अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश को प्लीज़ बहुत ज़्यादा वेटेज दीजिए। सबसे पहले आपके लिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके लिए जॉब सिक्योर करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिल्ली, यू शुड नॉट थिंक अबाउट ग्रेड सी। ये मेरी अप्रोच थी। अगर आप ज़्यादा आगे सोचना चाहते हैं, बिल्कुल सोचिए, मैं बिल्कुल सपने देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके चक्कर में क्या होता है कि आप ना फिर कुछ गलतियाँ कर देते हो, ठीक है, जिससे आपका बेयर मिनिमम जो सिलेक्शन है वो भी छूट जाता है। और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जो कि उनको अलाउ नहीं करती आगे पेपर देने की। सो from your comments I can understand your pain, I can understand your problems. You are genuinely a true fighter, जो भी अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्राउड हो रहा है ना उन लोगों पे जो कि लगे हुए हैं इतना। वो मेरे को आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी आप काम कर रहे हो, मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हो। सो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा सही चीज़ें आपको बताना और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। So please give the utmost importance to the English subject, and then give importance to आपका reasoning. You can definitely score you can definitely score a good marks in both these subjects. Like आपका स्कोर रीजनिंग में 45 प्लस आराम से हो सकता है, एंड इन इंग्लिश यू कैन स्कोर 90 नंबर इफ़ यू केयरफुली एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट जीएस यार अभी टाइम आ गया आपका पढ़ने का ऑब्वियसली, बट जो मेरी अप्रोच है, मैं ज़्यादा बड़ा जीएस का ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा खुद वीक पॉइंट जीएस है, तो मैं उस पर कमेंट करता हुआ अच्छा नहीं लगता हूँ। बट जितना भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है वो यही है कि यार परमार सर से सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिविजन जो सबसे ज़्यादा करेगा, जो प्रीवियस ईयर सेंट्रिक प्रिपरेशन करेगा, वही बंदा होगा जो आपका सक्सेस पाएगा। जो आपने जैसे देखा होगा परमार सर के ईयर 1 आए एसएससी चैनल में, तो उनका स्कोर 186 था। एंड हाउ डिड ही अचीव दैट स्कोर वाज बिकॉज ऑफ हिज जीएस मार्क्स। ही स्कोर्ड 37, आई थिंक 37 मार्क्स इन जीएस। तो भाई वहीं से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको रैंक लानी है देन यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन जीएस, बट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन गेटिंग अ जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रायोरिटी इज़ टू गेट सेटल्ड, तो भाई अपना प्लीज़ इंग्लिश और रीजनिंग को सॉर्ट कर लो, ठीक है। बाकी क्या आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पास आ गया है। बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।